हूँ आपके लिए पीटी सिलेबस के अनुसार जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो इस पूरे क्लास को देखना ना भूलें और पूरा सिलेबस मैं आपको दिखा दूँ। आज मैं हिस्ट्री हमने पूरे शामिल किया है और हिस्ट्री सिलेबस वाइज पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर आप देखिएगा वहाँ पर पूरा सब कुछ मैं भी पीडीएफ आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसमें से पहले क्या क्या हो चुका, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा ये भी बता दें। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या होने वाला, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल, और एक टॉपिक इसमें से कंप्लीट पढ़ चुका है यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। भूगोल, इसको आप पूरा एक ही वीडियो पढ़ चुका है, उसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएगा, उसको जरूर देखिए प्यारे साथियों, जरूर इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं और इस पर पूरा सिलेबस वाइज आप पूरा, आप मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके तब पढ़ें कि आप ऐसा ना पढ़ें जो आता ही नहीं, आपके पास समय कम है और कम समय में आपको तैयारी करना। चलते हैं, आपको इस पूरे पीडीएफ को भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि सिलेबस वाइज ही डिजाइन तक आप वहाँ सिलेबस से, यहाँ देखिए पहला वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता है पूरा, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये देखिए सब कुछ आपको एक सिलेबस वाइज दिया जा रहा है। तो प्यारे साथियों वीडियो में बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। तो प्यारे साथियों बने रहें, ये देखिए पूरा पीडीएफ आपको मैंने दिखा दिया है। और आज की क्लास को प्रारंभ करते प्यारे साथियों, यदि आपने वीडियो क्लिक किया है तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, अन्यथा यही होगा कि आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे और सही चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो चलते हैं, इसका मैप देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी मैप जरूरी नहीं है क्योंकि मैप आप अभी देख लीजिए, अब आगे काम लगेगा। अभी हम जो है वो लाइनर फॉर्म में स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप क्या बताओगे प्यार, इसमें जूम कर लेता हूँ कि बड़ा दिखे आपको। तो आप क्या बताओगे प्यार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसका मतलब क्या है, आदि ऐतिहासिक क्या है, जिसमें लिखित चीज़ें तो मिली हों लेकिन पढ़ी ना गई हों, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी, सबसे उत्तरी सीमा आप बताएंगे मांडा। मांडा कहाँ है प्यार साथियों, आप बताओगे जम्मू कश्मीर था। चलते हैं, और सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे प्यारे, आप प्यारे साथियों इन सब चीज़ों को, जैसे अभी बात हुई थी मांडा, तो इसको मैप में आप देखते हैं। अभी मैंने कहा था मैप का काम लगेगा। देखिए सबसे उत्तर में कौन सा स्थान दिख रहा है पर आप बता रहे हैं, तो मांडा दिख रहा है। मांडा कहाँ है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर में ही के पास। नेक्स्ट अब देखिए सबसे उत्तरी की बात हुई, सबसे दक्षिणी सीमा की बात कर लेते हैं। सबसे दक्षिणी सीमा क्या है, दा से दक्षिणी सीमा, दा से दायमाबाद हो गया। अब उत्तर से दक्षिण में देखिए, अब पूरब से पश्चिम देख लेते हैं। अब देखिए पश्चिमी सीमा कौन सा, तो सुध कांगेडोर है। और फिर ये कहा जाए पश्चिमी के बाद कौन सी सीमा आ जाएगी, तो पूर्वी सीमा। पूरब में सबसे पूरब में कौन सा दिख रहा है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, ये तो मैप बना है नदी का। सबसे तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर क्या है, तो बताओगे मेरठ में है। तो चारों आपको देख लेना है, जैसे अभी मैं बना के दिखा दूँ। ऊपर क्या है, आप बताओगे मांडा है। नीचे क्या है, तो दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ, तो महाराष्ट्र में है। इधर क्या है, तो इस साइड में सुतकांगेडोर, इधर पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। और इधर क्या पड़ता है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर क्या है, आलमगीरपुर कहाँ पर, तो आप बताओगे मेरठ में है। तो इन चारों को, आलमगीरपुर यहाँ पर मैंने दिखा दिया, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, पहले तो भारत में ही रहा, जब भारत का ही पार्ट था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए कहाँ से प्यारे साथियों, तो बताओगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ पर कुओं के अवशेष मिले, तो कुएं कहाँ पर, मोहनजोदड़ो। अब कुआं कहाँ मिलेंगे, जहाँ राजा महाराजा, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। मोहनजोदड़ो और लोथल दो जगह से क्या मिला है, तो बताओगे कुआं के अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब होता है जो रिमेनिंग बचे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्ता नगर किसे कहा जाता है, पत्ता नगर, आप बताओगे लोथल को पत्ता नगर के नाम से जाना जाता है। मृड पट्टिका एवं उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, तो बताओगे लोथल से जो है। मिट्टी की पट्टी पे बना जो है सींग युक्त देवता की, तो बताओगे लोथल से। मेरे साथ तो ये वीडियो बहुत बेहतरीन आपके लिए होने वाला। आप इत्मीनान से ईयरफोन ब्लूटूथ जो भी हो आपके पास वो लगा के बैठ जाइए, और जब तक ना हिलिए तब तक वीडियो खत्म ना हो जाए। भले रोक के पानी वानी पीना चाहिए लेकिन कट करके आपको जाना नहीं है मेरे साथियों। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय
संदर्भ में मिला है तो बताओगे कहाँ पर, तो बताओ लोथल में मिला है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद इनमें से मात्र तो बताओ सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ये निदेशक थे कह सकते हैं। चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, तो सर जॉन। देखिए आप कैसे सिंधु और सर जॉन मार्शल दोनों को साथ साथ करके कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में थी, अभी बात हो चुकी है, तो आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर तो आप बताओगे मेरठ में है, और हुलास, ये दो जो है केंद्र कहाँ पर, तो बताओगे उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता में लोथल स्थित है, लोथल कहाँ पर है, तो बताओगे गुजरात। और किस नदी के किनारे से है लोथल, तो बताओ भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित प्रमाण कहाँ से मिले, तो स्थापत्य, शैलकृत मतलब पत्थरों से बने स्थापत्य कहाँ पर मिला था, तो आप बताओगे धौलावीरा में मिला था। चलते हैं, एक जुते हुए खेत या काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, तो आप बताओगे कालीबंगा में मिली थी जुते हुए खेत तथा काले रंग की चूड़ियाँ। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा, तो बताओ राखीगढ़ी जो है हड़प्पन पुरास्थल है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है। अवेस्ता जिस क्षेत्र में से है उससे संबंधित है, तो क्या बताओगे, तो प्यारे साथियों ये ईरान क्षेत्र से, दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं। चलते हैं, भारत में कपास की खेती का पहला साक्ष्य आपको बता दें कहाँ से मिला था, तो मेहर, लेकिन उस समय इसे सिंडन कहा जाता था, ना कि कपास कहा जाता था। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई, तो बनावली से जो है मिट्टी के हल की आकृति, जो खिलौना टाइप नहीं होता उस तरह मिट्टी के हल की आकृति प्राप्त हुई थी। वह हड़प्पा स्थल जहाँ पर श्वेत पटका यानी ताबूत का प्रमाण मिला, तो हड़प्पा में ताबूत जो मर जाने के बाद लोगों को ताबूत में रख के दफनाते, उसी की बात हो रही है। तो आप बताओगे कहाँ से, तो हड़प्पा में जो है श्वेत सफ़ेद रंग की पेटी में का वाला ताबूत मिला था। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा नगरों की खोज कहाँ हो, तो बताओ गुजरात में हुई थी। प्यारे साथियों बने रहें, जबरदस्त। अब देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, सभी टॉपिक मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, वैदिक सभ्यता से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों। महाभारत का उपनाम क्या है, तो आप बताओ सतसहस्त्र संहिता था, सतसहस्त्र संहिता उपनाम है इसका। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस वेद में है, तो बताओ गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि किस में लिखी गई, तो बताओ ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ऋग्वैदिक धर्म था, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, बहुदेववादी धर्म था। ऋग्वेद कैसा था, तो बताओ इसमें बहुत सारे देवताओं की मान्यता प्राप्त है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो आप क्या बताओगे बलि और कर्मकांड में जनता किस पे बलि देने में, आपने देखे कई लोगों के पशु के बलि का उल्लेख आपको मिला होगा। तो ये सब क्या बताओगे प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक काल में जो है बलि और कर्मकांड पे विश्वास करते। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हो, तो ऋग्वेद में पहली बार जो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित, तो आप बताओगे 250 मंत्र जो है इंद्र से, जबकि 200 मंत्र जो है अग्नि को समर्पित थे। पहले से एक एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहे। सबसे प्राचीन वेद कितने हैं, तो कौन है, तो बताओ ऋग्वेद है। टोटल कितने वेद है, तो बताओ 4 वेद हैं। अथर्व वेद को छोड़ दिया जाए तो वेदत्रयी कहा जाता है। वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो बताओगे वर्ण शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है। योग कृषि का उत्पाद था, तो यो जो है जौ को कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। चलते हैं, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद से उल्लिखित 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, तो परुशड़ी या राबी नदी के किनारे जो है 10 राग युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता। गाय के लिए कितने युद्ध हो चुके थे, गाय के लिए तो बहुत ढेर सारे युद्ध हो चुके हैं। आपको बताऊं वैदिक काल में जानवरों को गाय, मुख्यतः गाय को अगन्या क्या कहा जाता था। अगन्या किसे, तो बताओगे गाय को, मतलब ना मारे जाने योग्य अगन्या। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में क्या मिलता है, मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका गुरु माना गया है, तो बृहस्पति को जो है गुरु माना गया है वैदिक देवताओं का। वैदिक देवता आज भी जो है बृहस्पति को गुरु की ही संज्ञा दी जाती है।
उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है, तो कुरु तथा पांचाल को जो है आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता किसे कहते हैं, तो होता जो है ऋग्वेद के ज्ञाता को जो है पढ़ने वाले को होता या होत्री कहा जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी, तो सिंधु जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मादेतमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा जाता है, तो सरस्वती को जो है ऋग्वेद में मादेतमा, मातेतमा, देवी तमा, नदी तमा के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो वाजसनेयी जो है शुक्ल यजुर्वेद की एक प्रकार की संहिता है। सतपथ ब्राह्मण में लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ऋषि गौतम थे। राजा विदेह माधव से, तो आप बताओ कि ऋषि गौतम राहुगढ़ को माना जाता है। अब है जिस ग्रंथ को पुरुष मेघ का उल्लेख है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है किसका, पुरुष मेघ का जो है उल्लेख किया गया है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो बताओ गोपद ब्राह्मण किसका जो है उपवेद वो है, क्या नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपका बताओगे प्यारे साथियों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, तो आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, तो बताओगे आयुर्वेद का होता है जीवन का विज्ञान, इसे आयुर्वेद को कहते हैं। इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो आपको बताओ अथर्ववेद में जादू टोना व कह सकते हैं चिकित्सा का विज्ञान का कहाँ पर मिलता है, तो बताओगे अथर्ववेद मिलता है। अथर्ववेद पहले नहीं था, पहले 3 ही वेद होते, बाद में अथर्ववेद बना है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते, मैत्रायणी में जो है निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते। भारत के प्रतीक उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते आप क्या बताओगे, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जिस जिंदवेस्ता में ऋग्वेद में समानता दोनों में है, तो जिंदवेस्ता कहाँ से संबंधित, जैसे भारत के लिए ये ऋग्वेद है, उसी प्रकार जो है जिंदवेस्ता कहाँ से संबंधित, तो आप बताओगे ये ईरान से संबंधित है। दोनों ही प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं। निसाका के स्वर्ण आभूषण को उस समय निसाका के नाम से जाना जाता है। 14वीं सदी में पूर्व में एक अभिलेख जिसका देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो आप बताओ बोधगज को या एशिया माइनर में जो है मिलता है। चलते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, तो समाज व्यवस्था से संबंधित मनुस्मृति। चलते हैं, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है, तो बताओ कठोपनिषद में जो है नचिकेता तथा यम के संवाद के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है, तो कुभा तथा कुर्मू नदी, कुभा तथा कुर्मू नदी, इसी को कुभा को ही कुर्मू कहा जाता था, इसमें बीच पे डॉट लगा, ये नहीं होना चाहिए। कुभा तथा कुर्मू नदी को ऋग्वेद तो वह नदी जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है, तो कुभा इसी को कुर्मू कहा जाता था। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूचक सूक्ति कौन, आप बताओ इंद्र को जो सबसे अधिक कितना 250 सूक्त दिखा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आपके लिए फायदा ही है कि चीज़ें रिवीजन हो रही है आपकी। आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। अर्धयु का अर्थ यज्ञ करने वाले पुरोहित को अर्धयु के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, तो कैकेयी के राज्य के थे अशुपति के शासक। भारत में प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो प्रथम विधि निर्माता आप क्या बताओगे, मनु को प्रथम विधि निर्माता के नाम से जाना जाता है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेशम के लिए जो है कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है प्यारे साथियों। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का होता है उत्तम व्यक्ति होता है। आर्य का शब्द देखिए, आर्य शब्द का उत्तम व्यक्ति कुलीन व्यक्ति होता है। कौशिकी का वैसे तो इसका अर्थ होता है क्या, कुलीन होता है, लेकिन यहाँ उत्तम व्यक्ति कहा गया। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, सबसे पहले जो है इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। प्यारे साथियों बने रहें, बहुत ज़बरदस्त आपकी रिसेशन होने वाला है। अब उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, किसका, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं। इतना ही सिलेबस में लिखा है, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। चाहे अभी मैंने सिलेबस दिखाया, आप सिलेबस देख के पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस पीटी का नहीं है और उसी से आया, पिछले आप पेपर को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो प्यारे साथियों तो बताओगे लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई वह स्थान अब कहाँ, तो अब उत्तर प्रदेश में ही हुआ। कहाँ पर, तो कुशीनारा में है, कुशीनगर में है। कुशीनगर कहाँ, तो बताओ हरिद्वार देवरिया के पास में है। बुद्ध जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया, जब वो घर त्यागे थे, यानी गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। अच्छा, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको जो उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो बताओगे सारनाथ में दिया था। ये बहुत बेहतरीन आपके लिए रिफ्रेशर या शॉर्ट नोट है प्यारे साथियों।
बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे, तो बताओ आचार्य की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र के साथ किया गया, तो प्रथम उपदेश को जो है मृग सहित चक्र के साथ किया गया था प्यारे साथियों। धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहले कहाँ, तो पहली बार जब इन्होंने उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और ये कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने बताओ सारनाथ में। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर इन्होंने प्रवचन दिया था, तो बताओगे श्रावस्ती में सबसे अधिक दिया था। प्रथम देखिए प्रवचन की बात हो गई तो इसमें महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बात चलते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो बताओगे श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ की भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी गई थी, तो बताओ वैशाली में दी गई थी। पहली भिक्षुड़ी कौन सी, तो आप बताओगे उनकी मौसी ही थी, गौतमी प्रजापति नाम था उनके मौसी का। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध के संघ का प्रमुख होना चाहता था उनका चचेरा भाई देवदत्त था। बुद्ध के रहते हुए भी जो है बुद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। त्रिपटक है, बुद्ध के उपदेशों संबंधित संग्रह को ही क्या कहा जाता है, त्रिपटक कहलाता है। चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, तो बुद्ध धम्म और संघ को अच्छा त्रिपटक तीनों नाम बताइए क्या क्या है। देखिए कौन कौन से, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, तीन पिटक हैं। तीनों पिटकों को मिला के क्या कहा जाता है, त्रिपटक कहा जाता है। चलते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो बताओगे अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन किसका, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह बौद्ध धर्म जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त बताए गए हैं, तो विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ जीवन के जो है नियम बताए गए हैं। और संसार स्थिर और क्षणिक है, ये कथन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं, विदेशी राजा ने जिसे समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, तो बताओ मेघवर्मन ने जो है अनुमति समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे कौन थे, तो अब बताओ कि मलिक तपस्सु थे 2 बंजारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर थी, तो सप्तपर्णी गुफा आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, राजगीर बिहार में क्या है, सप्तपर्णी गुफा है। विशुद्ध मग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, बताओगे हीनयान और महायान से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, बट गई थी। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बताओगे नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। प्यारे साथियों बने रहें, अभी जैन धर्म हम देखेंगे, एक एक टॉपिक को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म के दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो ये कौशाम्बी दोनों का केंद्र माना जाता है। कौशाम्बी तो बहुत बार पूछा गया है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों धर्म पर विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे बौद्ध और जैन धर्म। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। अफगानिस्तान में बामियान प्रसिद्ध है किसके, तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भूम स्पर्श मुद्रा में सारनाथ में बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनी थी, जबकि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन है, आप जानते हैं धर्मपाल है। कहाँ पर स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष मिले हैं, तो बताओ सांची में मिले हैं। ऐसा तो एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपके लिए लाया हूँ, और वो भी चैप्टर वाइज है, जो यूपी उत्तर प्रदेश में कभी न कभी जरूर पूछा है। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो बताओ कि बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। एशिया का ज्योतिषपुंज के तौर पे किसे जाना जाता, तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में आया, तो जीवक आप जानते हैं बिंबिसार के दरबार में आया था। ये बिंबिसार को एक असाध्य बीमारी हुई थी, उसके इलाज के लिए आया था। एशिया का ज्योतिषपुंज आप किसे कहते हैं, या लाइट ऑफ एशिया कैसे कहते हैं, तो आप बताओगे गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, वह बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो बताओगे उदयन के कार्यकाल में आए थे कौशाम्बी। चलते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार के महती भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध विद्वान थे, तो बताओगे विक्रमशिला के थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं,
अब बात होती गौतम बुद्ध में प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ पर दिया बताओ। सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन, मानव मूर्ति की पूजा सर्वप्रथम किसमें हुई संभवतः, तो मानव मूर्ति किसी की पूजा पहली बार हुई तो बताओ बुद्ध की ही पूजा होने लगी थी मानव मूर्ति। अब हमारा टॉपिक क्या आ गया तो बताओगे जैन धर्म में। और जैन धर्म में टॉपिक में आप केवल महावीर स्वामी को ही और कुछ भी नहीं शामिल, तो आपको केवल महावीर स्वामी को ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते, तीर्थंकरों का काल कर्मानुसार सही है तो अभिनंदन पदम प्रभु विमलनाथ तथा मुनित सुब्रतनाथ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल केवल आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कहा गया केवल किससे पूछा जाएगा, तो जैन धर्म के जो है प्रमुख जो मुख्य तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ऋषभ देव। लेकिन यदि पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते तो क्या बताओगे प्यारे साथियों, तो महावीर स्वामी को का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी के ज्ञानोदय प्राप्त कहाँ पर, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और इनका पहला अनुयायी इनका दामाद जमाल ही बना था, ये आपको याद रखना, इसका दामाद जो था जमाल ही। त्रिरत्न सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, तो ये क्या था, सम्यक था। तो तीनों नाम क्या था, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये क्या थे तीनों, यहाँ तीन रत्न क्या थे, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक धारणा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गौसाल क्या थे आजीवक संप्रदाय के। प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा क्या थे, तो अर्धमागधी थी। ये एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यानीय संप्रदाय था तो बताओ कि जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द किसे, तो जैन धर्म से। क्वेश्चन, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से स्वतंबर आगम का जो है संपादन हुआ तो बताओ पाटलिपुत्र में हुआ था। सभागिरी जिनका तीर्थस्थल है तो बताओ कि जैन धर्म का तीर्थस्थल क्या है, तो बताओ सभागिरी है। पूरा हिस्ट्री में एक वीडियो प्यारे साथियों कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रभासगिरी तीर्थस्थल कहाँ, तो बताओ जैन किसके लिए, तो जैन धर्म के लिए है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा का विश्वास नहीं करता, तो आप क्या बताओ जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी जो है अवधारणा को समर्थन नहीं करता है। जैनियों की प्रथम पुस्तकें क्या कहलाती थी, तो बताओगे आगम सिद्धांत में है। पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं तो आगम सिद्धांत कहलाती हैं, या केवल आगम हो, यहाँ पर सिद्धांत नहीं लगाना चाहिए, केवल आगम होना चाहिए था। वह दर्शन जिसमें पुनर्जन्म विश्वास को अस्वीकार किया गया तो चरवाक में, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया। चरवाक ने कहा इस समय सब जो भी हो खाओ पियो मौज करो। अब बात होती है मौर्य वंश के बारे में। देखिए 5वां चैप्टर हम पहुंच गए। मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक के बारे में ही पूछा गया, तो सम्राट अशोक को ही मैंने इसमें शामिल किया है। तो प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है, आपको बेहतरीन फायदा मिलने वाला है इससे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया, तो बताओ जस्टिन ने किया था। चलते हैं, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण पहले किसने करवाया था, तो बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसको जीर्णोद्धार किसने करा, तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। चलते हैं, देखिए आप बात हो ही गई। अभिलेख जिसमें प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। और इसी में भी बताता कि जो ये झील को इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो बताओगे शासन के सिद्धांतों पर है। चलते हैं, तो मैकियावेली किसे कहा जाता है, या द प्रिंस, मैकियावेली का द प्रिंस कहा जाता है, तो बताओगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। जैसे मैकियावेली का क्या द प्रिंस था, वैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है। चलते हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग कौन सा, तो 7वां अंग क्या होता था, तो बताओ मित्र होता था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से, तो बताओ विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। सीता भूमि का अभिप्राय क्या है प्यारे साथियों, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। वह राजा जिसके एक अभिलेख से चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वह राजा जिसके अभिलेख में सूचना मिली कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुआ था, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने,
तो आप बताओगे प्यारे साथियों अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। वीडियो एक बार नहीं कम से कम 2 बार जरूर देखें प्यारे साथियों, इसका तभी बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें तो रटिया तो आप क्यों रिवीजन पर्पज़ से देख रहे हैं, आपने पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अन्यथा पहली बार एक वीडियो देख रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार जरूर देखें। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन था? लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख क्या है? सबसे सुरक्षित अभिलेख है प्यारे साथियों। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसर ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि पता चला तो बताओ अनुराधापुर में। अनुराधापुर कहाँ? तो बताओ श्रीलंका में है। श्रीलंका की पहले राजधानी भी अनुराधापुरम हुआ करती थी। वह साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया था तो बताओगे अरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी जो है उत्तर पश्चिमी के लिए 3 भाषाओं का प्रयोग था। अरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना देता है? बताओ समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। फायान भारत आया था तो बताओ 339 AD में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्य मंत्र परिषद के राजस्व इकट्ठा करने संबंधित तो आप बताओगे समाहर्ता के। देखिए अशोक से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, अशोक को ही ज़्यादा मिल रहे हैं इसमें। अशोक के संतत तुर्मय कहाँ के राजा? तुर्मय आप बताओगे मिस्र के राजा हुआ करते थे। देखिए राजस्व इकट्ठा जो करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था प्यारे साथियों। वह इतिहासकार जिसके अनुसार शिलालेखों के अनुसार धर्म का प्रतिपादन किया तो आप बताओगे फ्लीट के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। कामरूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय किसने बनाया था? तो शंकर देव ने कराया था। बीज गणित के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसने दिया? तो भास्कर ने दिया था। और नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रन नामक ग्रंथ किसे? तो अग्निमित्र ने लिखा था। चलते हैं इसमें नहीं हाँ अच्छा ठीक है क्वेश्चन। अच्छा ये छूट गया था इधर वाला पेज, यहाँ से पढ़ना था, हमने आगे बढ़ गए थे। चलिए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो बताओ किससे निकली है देवनागरी? तो बताओ ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो बताओगे अशोक ने जो है त्रिविध आधार पर राजधर्म। देखिए उदारता, करुणा और सहिष्णुता तीनों किसके जो है राजधर्म के आधार थे? तो बताओ अशोक के। सांची का स्तूप बनवाया किसने? तो बताओ अशोक ने। ब्राह्मी लिपि प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था? स्तंभों में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में है बुलंदीबाग। नेक्स्ट है मौर्य काल में तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध केंद्र द्वार वर्णों के लिए खुले हैं तो किसके लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए खुले थे। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफी कठोर थे उस समय के दंड विधान। कालसी प्रसिद्ध है तो अशोक के शिलालेखों के लिए कालसी प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसा। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन कहाँ पर? तो श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। और सलेखना विधि से बिना अन्न जल के खाए और प्राण त्यागना क्या कहलाता? सलेखना विधि कहलाता। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई तो शिलालेख 12 में जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। अब बात होती है गुप्तकालीन, छठा चैप्टर आ गया बहुत जल्द ही। देखिए 4 पेज में हम सब खत्म कर चुके हैं, 5 और बचा है। पूरा वीडियो प्यारे साथियों यदि आप आए हैं तो देख के जरूर जाएं, नहीं तो पता चले आधी अधूरा ज्ञान होता है 20 के समान। कहे अधूरा ज्ञान 20 के समान, तो अधूरा ज्ञान ना दें ना लें। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम क्या जारी किया था? बताओ सिक्का जारी किया था। रजत सिक्के जारी करने का प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो बताओ चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो प्यारे साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। शक विजेता के नाम से किसी या सकार के नाम से किसे जाना जाता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शकों को विजित किया था, इसीलिए शक विजेता सकार के नाम से जाना जाता था। वह गुप्त शासक जिन्होंने हूणों को पराजित किया था तो बताओ स्कंद गुप्त ने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था तो स्वर्ण मुद्रा को प्यारे साथियों दिनार के नाम से जाना जाता। स्वर्ण मुद्रा को क्या बताओ कि दिनार कहा जाता था। चलते हैं दिनार किसका? तो बताओ गुप्त अभिलेखों में देखें स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका हो सकता? देखिए
तो यहाँ स्वर्ण मुद्रक, यहाँ कांस्य सिक्का। हाँ, लेकिन सिक्का जो कहा जाए, सिक्का कांस्य सिक्का को क्या कहा था, तो बताओ दिनार भी कहा जाता। चलते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ तो बताओ एरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम रिपीट है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पर, तो एरण अभिलेख में मिलता है। चलते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो है किससे संबंधित, गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता, स्वर्ण युग को जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण के लिए अत्यंत विचलित था, तो बताओ गुप्त वंश जो था अत्यंत विचलित था। भाग और बलि क्या थे, तो आप बताओ राज्य के स्रोत थे, राजस्व के स्रोत क्या थे, भाग और बलि हुआ करते थे। भारत में दर्शन की प्रारंभिक व्याख्या है शाखा कौन सी, तो साख्य दर्शन क्या दर्शन की प्रमुख शाखा है। कर्म का सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो बताओ कि मीमांसा से मिलता है। योग दर्शन के प्रतिपादक क्या थे, तो बताओ कि पतंजलि क्या थे, योग दर्शन के प्रथम प्रतिपादक थे। चलते हैं। न्याय दर्शन प्रसारित किया गया, तो बताओ गौतम के द्वारा न्याय दर्शन प्रतिपादित किया गया था। प्यारे साथियों, जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, बने रहें आप वीडियो में पूरा देखिए। काम रूप वैष्णव धर्म लोकप्रिय बनाया किसने, तो आप बताओगे शंकरदेव। ये गुप्त काल से संबंधित इसीलिए आया है। बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान सबसे पहले किसने दिया, तो भास्कर ने दिया। माल मित्र ने किसने लिखा, तो अग्निमित्र। मालविका तथा अग्निमित्र की इसमें कहानी लिखी गई है, लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का संचालित होता था, मतलब ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो है संचालित होता था। कुमार गुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख होता है, तो रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार जो है अभिलेख जारी करने का दायित्व प्राप्त होता, तो हम समुद्रगुप्त को जो है पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था। गुप्त शासक जिसको नेपोलियन कहा जाता है भारत का, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए 7वां चैप्टर का है, आप देखिए सिलेबस में भी यही है। तो 7वां चैप्टर आप क्या बताओगे, हर्षवर्धन है। चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था, तो बताओगे कन्नौज था। चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ पर किया था, तो कन्नौज और प्रयाग में जो है 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो आप क्या बताओ किसने पराजित किया था, आप बताओगे पुलकेशिन द्वितीय ने सर्वप्रथम किसको पराजित किया था, तो बताओगे हर्षवर्धन को पराजित किया था। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है, कहाँ पर, तो आप बताओ गोवा में स्थित है। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भ में सिक्कों का नाम क्या था, सिक्कों का नाम द्रह्म हुआ करता था। मध्य प्रदेश में हरदोम शहर का निर्माण किसने करवाया, तो हरदोम हर्षवर्धन करवाया। अब बात करते हैं प्यारे साथियों राजपूत काल के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए 8वां चैप्टर कितना आसानी से हम सब पहुँच चुके हैं। राजपूत काल यानी राजपूत पीरियड। नेक्स्ट, जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वह वापस नहीं आ सकते थे। आप बताओगे राजपूत पुरुषों को कौन से पुरुष ऐसा करते, तो राजपूत पुरुष कौन सा अंतिम लड़ाई में क्या करते थे, अनुष्ठान करते, तो बताओगे राजपूत पुरुष ऐसा करते थे। चलते हैं। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य के संबंध नहीं रखता था, राणा कुंभा जो है राजपूतों से संबंध नहीं रखता था। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो आप बताओगे राणा कुंभा ने कराया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के युद्ध वर्ष कब हुए, तो आप बताओगे 1991 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच क्या हुआ था, आप बताओगे युद्ध हुआ था। और कौन हारा था, तो आप क्या बताओगे, परंतु अगले वर्ष हार गया। पहले वर्ष तो जीत गया था, लेकिन अगले वर्ष फिर हार गया था। और 1900 देखिए पहले पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अगले वर्ष 1192 में जो पृथ्वी धराशायी हो गए। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन था, तो बताओ चंद्रवरदायी थे। मिहिर भोज के शासक था किसका, तो प्रतिहार वंश का शासक कौन था, बताओ मिहिर भोज था। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, उसके शत्रु जयचंद गाढ़वाल की बेटी थी, किसकी संयोगिता से विवाह किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने, और वो उनके शत्रु जयचंद गाढ़वाल की बेटी थी। चलते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान
पिता थे तो सोमेश्वर चौहान के पिताजी का नाम था। चलते हैं 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने के बाद पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे? तो चाहमान वंश के थे। चौहान कह सकते हो, चाहमान है चौहान वंश कह सकते हो। यहाँ चाहमान लिखा है, चौहान भी बस सही है, चौहान भी सही है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? तो बताओ, चंद्रवर्ताई ने किया था। इसमें पृथ्वीराज के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। दो प्रमुख शहर चाहमान के नियंत्रण में था, तो दिल्ली और अजमेर जो है चाहमान या चौहान के नियंत्रण में था। 11 में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले प्रसिद्ध चौहान शासक थे, तो पृथ्वीराज तृतीय कहलाए या पृथ्वीराज तृतीय कहलाए। चलते हैं कौन थे? चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अभी सल्तनत के बारे में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी 1991 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो चौहान शासक ने हराया था। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बताओगे 1900। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो बताओगे 1191 में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ? तो बताओगे मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट सेशन देखते हैं। सल्तनत काल के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत लंबी नहीं है। अब सल्तनत काल के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों, तो बहुत ध्यानपूर्वक वाच करते रहना है आपको। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? तुर्क। ये क्या थे? तुर्क थे। सल्तनत काल की भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आप बताओगे मसाहत शब्द का प्रयोग किया गया था भूमि मापन के लिए। आप बताओ कौन सा शब्द? आप बताओगे मसाहत शब्द। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का अध्यक्ष को कहा जाता है आरजे मुमालिक के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल कौन सा? तो 1206 से 1526 के बीच के काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो बताओ इल्तुतमिश के काल में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इप्ता व्यवस्था शुरू की थी, तो इप्ता व्यवस्था किसने? तो अब तो ई से इप्ता और ई से इल्तुतमिश। चलते हैं नेक्स्ट। दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं को प्रचलन प्रारंभ किया, तो बलबन ने जो है गैर इस्लामिक प्रथाओं का संचालन किया था। रक्त और लोहे की नीति पर विश्वास कौन करता? तो बलबन जो है रौह तथा लक की नीति पर। बलबन के काल के विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तगरिल खां था जो है गवर्नर जो विद्रोह किया था। चलते हैं। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत की, यानी पीढ़िया साज जो चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत की गई थी। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित किया, तो मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट सेशन देखते हैं। वह दिल्ली सुल्तान जिसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में अलाउद्दीन खिलजी खतरनाक व्यक्ति था। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जो है काकतीय वंश की सेना ने प्रारंभ। घड़ी तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। घरे यानी गृह कर जो लगता है, इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। आगरा को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा को जो अपनी राजधानी बनाया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज, देखिए पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? सिराज हिंद। तो आप बताओगे जौनपुर को सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। हुनूज दिल्ली दुरस्त है, यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो आप बताओगे निजामुद्दीन औलिया ने यह नारा दिया था, अभी दिल्ली दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था, या बीटी इसको कहते हैं। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। इतिहासकार बदाऊनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदाऊनी ने कहा था। चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान का सहित अनेक विधाओं का जो है माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, और यही सबसे असफल भी हुआ इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद। सर्वप्रथम टोकन मुद्रा या सांकेतिक
मनी का प्रारंभ किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जो आज चल रहा है ये टोकन मनी ही है, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर जो है फिरोज हज करने की व्यवस्था किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय के एक दीवाने खैरात दारुल सफ़ा की स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दारुल सफ़ा या कह सकते हैं दीवाने खैरात, तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया था? सिंचाई, सा से सिंचाई, सा से सर्व कर किस पे? तो सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। चलते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की जौना खां, अपने भाई जौना खां के याद में करवाया था इसने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के पहले ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लेता, इसने जजिया। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ही लेके आया था। रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। देखिए कितना दूरदर्शी व्यक्ति था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना किसने किया था? तो अब बताओ कि फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नसीरुद्दीन शाह के शासनकाल में जो है, महमूद शाह के शासनकाल में। गुलरुफी उपनाम से जो है कविताएं लिखता था? तो बताओ सिकंदर लोधी जो गुलरुफी नाम से जो है कविताएं लिखा करता था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व की बंधुत्व तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोधी ने कहा था। राजत्व ही क्या है? बंधुत्व है, और बंधुत्व ही राजत्व है। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो सिकंदर लोधी ने जो है सिख धर्म की स्थापना किया था। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, तो बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा जो सुर्खी का आरंभ हुआ था। संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ? तो बताओगे ग्वालियर में स्थित है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो मकबरा वाला कई बार पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक, आप यदि याद ना हो तो उसको कॉपी में जरूर नोट करें। जंतर मंतर के नाम से जनख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो बताओगे जय सिंह द्वितीय ने किया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि था। तोतिए हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता? तो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप बताओगे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ? पटियाली में हुआ था। चलते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी? खड़ी बोली के विकास में ज़्यादा योगदान दिया, यानी खड़ी बोली के। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे थे, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो इब्न बतूता ने जो है डाक विभाग का जो है अच्छे से वर्णन किया। अब चलते हैं मुगल काल को देखते हैं। प्यारे साथियों, बने रहें जरूर, इसका आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। चलते हैं। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है किसने किया था? तो बताओ कि बाबर ने किया था। एक पक्ष नहीं, हाँ ठीक है, प्रथम युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था, तो क्या बताओगे? राणा सांगा को हराया था, तो वह था, तो आप बताओगे राणा सांगा था। मेवाड़ के जिस राजा ने, तो आप बताओगे राणा सांगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बाबर को सरेपुल युद्ध में पराजित किया था किसने? तो शैबानी खान ने जो है बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो बताओ काबुल में जो है इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? तो शेर शाह सूरी तथा हुमायूं का युद्ध हुआ था। उसे बेलग्राम का युद्ध कहा गया था। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध इसी को कहा गया था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा तथा काबुलियत व्यवस्था को शुरुआत की, तो बताओ शेर शाह सूरी ने जो है पट्टा तथा काबुलियत नामक जो है व्यवस्था को शुरुआत किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर युद्ध में ही हो गई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी क्या था? उच्च शिक्षित शासक था।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ करने का श्रेय किसे, तो बताओ शेर शाह सूरी को चांदी के सिक्के प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना था, तो आप क्या बताओगे, क्यार कानन गो को ने माना था। क्या माना था, अकबर महान को बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना था, तो क्यार कानून को माना था, कानून गो को ने माना था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो राजा रामचंद्र सेन ने जो है अकबर के पूर्व जो है तानसेन को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था, तो मतलब मनसबदारी व्यवस्था क्या था, राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित था। ये अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खान सूर था। चलते हैं देखते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो तानसेन और हरिदास जो थे सम्मिलित थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पे, तो मनसबदारी पे आधारित हुआ करती थी। दीने इलाही को धर्म कहने वाला पहला इतिहासकार कौन था, तो अब्दुल कादिर बादाउनी था। दीने इलाही को धर्म कहने वाला प्रथम व्यक्ति था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा, तो मुजफ्फर खां तुर्बानी को पहला जो है दीवान पूर्ण रूप से दीवान का दर्जा देने वाला का अधिकार किसे मिला था, तो मुजफ्फर खां तुर्बानी को। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो हरविजय सूरी को जो है किया था। चलते हैं। अधम खां जिसके द्वारा मारा गया था, तो आप क्या बताओगे, बादशाह अकबर द्वारा जो है अधम खां मारा गया था। प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, तो बादशाह अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था, तो बादशाह अकबर क्या था, समकालीन राजा था एलिजाबेथ प्रथम का। अब ये देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो बताओगे गोलकुंडा जो है मुगल राज्य का भाग नहीं था। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासनकाल में अकबर को संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो बताओ मेवाड़ ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित हो, तो बताओ कछवाहों से जो है सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। चांद बीबी अकबर की विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह बीजापुर की बादशाहत प्राप्त थी उसे। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया, तो अहमदनगर जो है अकबर द्वारा विजित किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताओगे उसके वास्तविक नाम मेहरुन्निसा हुआ था। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी, तो अबुल हसन को नादिर उज जमा की जो उपाधि धारण किया था, ये आपको याद कर लेना प्यारे साथियों। वह शासक जिसने सिख गुरु के सिर कलम करवा दिया, तो जहांगीर का जो है सिर कलम करवा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बहुत कम समय में इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बस कुछ ही पेज समय में आपका वीडियो कंप्लीट होने वाला है। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो आप बताओगे खुर्रम, महाबत खां तथा खुसरो ने जो है जहांगीर के, ये तीनों भाई थे इसके विरुद्ध जो है इन्होंने विद्रोह किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, उसका क्या नाम था, तो विलियम हॉकिंस आया था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो आया था। चलते हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो बताओ अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। चलते हैं। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया, तो चित्रकला को। यह कहता था जो चित्रकला का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, साफ साफ कहता था। मुगल सम्राट किसने जो है जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया था, तो विलियम हॉकिंस को जो है इसने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। तंबाकू प्रयोग पर निषेध किसने लगाया था, तो बताओगे जहांगीर ने कहा था, प्रयोग लगाया था। चलते हैं। वह सिख गुरु जिसने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था, तो बताओ गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था।
एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया तो फ्रांसिस्को पर्सट ने दिया था। मुगल सेना के चिकित्सक नियुक्त किया गया था तो बताओ वर्नियर को जो है मुगल सेना का जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था किसने? तो आप बताओ कि मीर जुमला ने जो है बादशाह शाहजहां को जो है कोहिनूर हीरा, देखिए कोहिनूर हीरा बहुत लोगों के हाथ से चलता हुआ और ब्रिटेन चला गया। किसने शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था? दारा सिको को दिया था। शाहजहां ने जो है दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था। सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया तो शाहजहां ने जो है अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित किया था। जिंदा पीर के नाम से किसे? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। दारा सिको को जिस स्थान पर दफनाया गया था तो बताओ दारा सिको कहाँ पर दफनाया गया? तो दिल्ली में, दा से दिल्ली, दा से दारा सिको। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापति को रखा जाता था। औरंगजेब में जो है सबसे अधिक राजपूत तथा मराठा सेनापतियों को रखा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? तो औरंगजेब अधिकतम समय गवर्नर रहा। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला? तो ईश्वर दास जी को जो है अपनी विजय को लिपिबद्ध यानी लिख एक बुक लिखवाई किससे? तो आप बताओगे ईश्वर दास नागर से। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे तो कौन सा बताते थे? आप बताओगे बीड़ा बजाते थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वह मुगल बादशाह जिसने दो बार सिंहासन आरूढ़ हुआ तो बताओगे औरंगजेब 2 बार सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, मतलब 2 पारियों में इन्होंने शासन किया था, जिसे आज मोदी जी कर रहे 2 पारियों में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था तो बीजापुर और गोलकुंडा को जो है औरंगजेब ने विजित किया था। अकबर के समय जो गोलकुंडा जो है इसका मुगल काल का पीरियड नहीं था, मुगल शासन का पीरियड यहाँ पर नहीं था। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया? तो बताओगे औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे, उनके समकालीन थे कह सकते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिब बात उज जमानी की उपाधि दी? तो जहां आरा को साहिब बात उज जमानी की उपाधि दिया था। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो औरंगजेब के काल में पुनः लगाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने जिसके बारे में मकबरे क्षतिग्रस्त किया था तो अकबर के बारे में। चलते हैं साहेब बेखबर के नाम से जाना था बहादुर शाह जफर को, साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था तो अहमद शाह के समय हिजड़ों तथा महिलाओं का प्रभुत्व स्थापित था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? चलिए भी इधर पेज छूट गया था, उधर आ गए थे। अवध का प्रथम नवाब क्या था? कौन था प्यारे साथियों? तो अवध का प्रथम नवाब आप बताओगे शहादत खान क्या था? अवध का प्रथम नवाब था। औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? तो आप बताओगे अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनवाया था? तो बताओ फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर चित्रकार थे तो आप बताओगे अबू हसन और आका रिजाज क्या थे? जहांगीर के समय चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर पक्षी का बहुत बेहतरीन चित्रकार था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? तो हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। कलावंत में हिंदू संगीत की शिक्षा ली तो आप बताओगे हिंदू संगीत की शिक्षा किसने? तो अकबर ने ली थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर? तो बताओ सासे शेर शाह और सासे सासाराम और बिहार में है। दिल्ली के लाल किले में मोदी मस्जिद का निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर? तो ग्वालियर में प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने जो है बादशाह पति ने के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल के रबिया उद्दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे औरंगाबाद में स्थित है। चलते हैं अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने? तो मीर बाकी ने करवाया था। वह मुगल सदर जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो आप बताओगे बाबर का कहाँ पर है? तो बताओ काबुल में है। दिल्ली का पुराना किला वर्तमान में स्वरूप में निर्माण किसने करवाया था? तो बताओगे शेर शाह सूरी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी के बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया तो पंचमहल का निर्माण करवाया था।
महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक फारसी का महाभारत में किसने अनुवाद करा? तो रजनामा के नाम से। जबकि फारसी में रामायण का निर्माण तो रामायण का रमनामा के नाम से करवाया था। और रजनामा रम, देखिए राम से रम बन रहा, तो आपको याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे तो अबुल हसन थे। चलते हैं, वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो बताओगे जहांगीर ने लिखी थी। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया रामायण को? तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किस नाम से किया था? तो रमनामा के नाम से किया था। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा? तो गुलबदन बेगम ने जो है, उसकी चचेरी बहन थी, उसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था। अनवर सोहेली नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? किस? तो पंचतंत्र का जो है अनवर सोहेली नामक ग्रंथ के रूप में इसका अनुवाद किया गया था फारसी में। चलते हैं, शाहजहां ने के शासनकाल में राज कवि क्या था? तो राज कवि कलीम था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश में फारसी में अनुवाद किया था तो ताजुल माली ने किया था। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह था। चलते हैं, मुगलों का राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा आप बताओगे, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। बाबरनामा का अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया? तो क्या बताओगे, बाबरनामा को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो लाडेन और रस्किन ने जो है बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो आप बताओगे शाही खां नाम था इसका। चलते, जौनपुर राज्य के अंतिम शासक तो क्या था? हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल किससे? तो माल मतलब होता है भू राजस्व। देखिए 8वां पेज है, 9 ही पेज टोटल हैं, बस खत्म होने वाले हैं, परेशान ना होना, वीडियो में बने रहना, भले थोड़ा रोक के पानी वानी पी लो फिर बैठो। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पैसा। तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण सेन बंदा बहादुर का मूल नाम हुआ करता था। मुगल बादशाह में दरबारी भाषा कौन थी? दरबारी भाषा आप क्या बताओगे? फारसी थी। रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो आप बताओगे नजीम खान था। मुगल बादशाह के दरबारी भाषा क्या थी? तो आप बताओ फारसी थी। फैर साथियों, अब होते गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम है, तो प्रशासनिक सुधारों से संबंधित पुस्तक है। चलते हैं, शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर? तो बताओगे लखनऊ में शुजाउद्दौला का मकबरा। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र की वर्तमान नाम क्या है? तो हैलिबिड नाम है। पहले होयसलों की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी, इसकी नाम अब हैलिबिड के नाम से जाना जाता है इसे। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने करवाया? तो अब रामदास सिंह ने करवाया था, गुरु रामदास जी ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का किसने चलवाया था? तांबे का सिक्का क्या क्या कहलाता? तो दाम कहलाता था। नवरोज का त्यौहार किससे संबंधित है? बताओ पारसियों से संबंधित है। मुगल काल में भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व हुआ करता था। मौलिम क्या होता था मुगल काल में? तो एक जहाज होता था, उसको मौलिम कहा जाता था। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने? चिनकिलिज खान ने जो है हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग की निर्माण करवाया, तो कोचीन में जो है प्रथम दुर्ग का निर्माण हुआ था। चलते हैं, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे तो चुगताई तुर्क थे। किस प्रकार के, कौन से तुर्क? तो बताओ चुगताई तुर्क थे, जिसके कारण नांदेड़ गुरु द्वारा का सिखों द्वारा पवित्र माना जाता। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है इनका जन्म नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। मुगल काल में करोड़ी थे तो भू राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता? तो करोड़ी के नाम से जाना जाता है। अब 11वां चैप्टर देखिए, मराठा के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों। चलते हैं, मराठों का कराधान प्रणाली संबंधित किससे था? तो चौथ तथा सरदेशमुखी था। चौथ किससे लेते थे प्यारे साथियों? जो इनके पड़ोसी देश हुआ करते थे, जो सीमा से लगते थे, उनसे चौथ लिया जाता था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। मुगल साम्राज्य में पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति कौन थी? तो मराठा थे। मुगल साम्राज्य जब पतन होने लगा उस समय मराठे जो है मराठों का जो है शक्तिशाली देसी राजा के रूप में उभरे। चलते हैं, छत्रपति शिवाजी के राज्य के प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो रुपया उनके कार्यकाल में नहीं चलता था। रुपया जो है शेर शाह के समय चलती थी। सुरक्षा के लिए मराठों के
राजस्व के दावे को जाना जाता था, चौथ नाम से जाना जाता था। ये अपने पड़ोसी राज्यों से चौथ लिया करते थे कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और कोई आक्रमण करता तो हम आपके ऊपर आपकी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है, शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी अवस्थित है, बताओगे रायगढ़ में अवस्थित है। मराठों के देवियों में जिनमें 17,000 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संकल्प का नेतृत्व किया था, ताराबाई जो थी, इन्होंने जो है मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया था। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब को ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई ने जो है औरंगजेब को ईमानदार की उपाधि दी थी। किसके समय मराठा राज नाजीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो बालाजी बाजीराव के समय जो है मराठा राजा जो है का काम खत्म हो गया और पेशवा जो है मुख्य राजा शासन करने लगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो सलहार के युद्ध में जो है मुगलों को हराया था। शिवाजी के समय सरनौबत का पद क्या? सैन्य प्रशासन का अधिकारी सैन्य नौबत कहलाता था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि की थी? तो आप बताओगे 1782 में। सालवाई और 1782, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन है प्यारे साथियों। पीटी के लिए, यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम देने हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है प्यारे साथियों। चलते हैं, वर्ष 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि प्रत्यक्ष था, तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच का विवाद का बीज बोना था पुरंदर की संधि। मुगल शासन में खत्म करने के लिए बड़ी सीमा तक श्रेय किसने किया? तो मराठों ने जो है मुगलों को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। चलते हैं, अब बहुत जल्दी ब्रिटिश साम्राज्य वो खत्म हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। गौरीला युद्ध को तरीकों की शुरुआत किसने किया था? तो आप बताओगे शिवाजी ने किया था। शिवाजी की छत्रपति का ताज पहनाया था, वर्ष 1674 में ताज पहनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 80 तक किस वंश के? तो मराठा वंश के शासक थे। मराठा वंश का दूसरा संस्थापक किसे? तो बाजीराव प्रथम को दूसरा संस्थापक माना जाता है। बाजीराव प्रथम थे, तो बताओगे एक पेशवा थे। बाजीराव प्रथम क्या थे? पेशवा थे। पुणे कभी किसी की राजधानी के रूप में नहीं रहा, तो पेशवाओं की कभी राजधानी नहीं रहा। ये एमसीक्यू में था और उसको क्या किया गया है? वन लाइनर बनाया गया है, क्योंकि वन लाइनर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराया जाए, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व कराने में समय लगता है। क्वेश्चन है, मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ, तो 1818 में। अब देखिए यहाँ के मंत्रिपरिषद क्या कहलाती? तो बताओ अष्टप्रधान होती थी। अब चलते हैं, बात होने वाली है ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय का। ये लास्ट टॉपिक है और बहुत जल्द ही हिस्ट्री आपके जो है मुट्ठी में आने वाली है। पहला है, देखिए, भारत में अंग्रेजों का सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का मुख्य कारण था अंग्रेजों की बेहतर नौसेना जो थी। इसी वजह से अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी असफल हुए। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? तो बताओ आगरा था। चलते हैं, बंगाल में फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित हो, तो हुगली जो है पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं, वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो बताओ पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली है, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे? तो बताओ अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? तो बताओगे पुर्तगाली ही सबसे पहले लाए थे मुद्रालय, यानी मुद्रा का छापने वाला मशीन कह सकते हैं। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ पर? तो डच सबसे पहले कहाँ पर? तो चिंसुरा में स्थापित किए थे। वह शासक, कुछ लोग नया लग रहा हो तो 2-3 बार देखेंगे सब चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। जिंदगी में हर चीज़ कभी ना कभी नई ही लगती हैं। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? तो आप बताओगे शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन के? लुई 14वें के समय में हुई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो आप बताओगे अकबर था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में हुई थी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा का आधिपत्य था? तो बताओ पुर्तगाल के शासन में जो है गोवा का आधिपत्य हुआ करता था। चलते हैं,
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो बताओ प्लासी के युद्ध में जो है परास्त हुआ था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? तो मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। वह स्थान जहां पर प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफर नवाब की राजगद्दी पर बैठा तो मुर्शिदाबाद हो जाएगा। चलते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ तो बताओ 1877 में हुआ था। चलते हैं। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो बताओ इंदौर के होलकर राजे ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी का गद्दी पर उतार दिया था तो बताओगे 1856 में। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। लास्ट पेज है, मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने इस कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिला लिया था। कब? तो अवध को जो कुशासन के आधार पर बताओगे 1856 में मिला लिया था। नेक्स्ट रिंग फेंस की नीति के नाम से जो ना वारेन हेस्टिंग्स जो है रिंग फेंस की नीति यानी कि पूरे गोले में फंसा लेना कि कोई निकल ना पाए जिससे आधिपत्य किया जाए। बिहार के 1857 के विद्रोह का संगठनकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह जो है बिहार में जो है 1857 के विद्रोह करता थे। 1857 के विद्रोह के बाद सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई किसने किया? तो वीर सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र सबसे पहले पढ़कर इलाहाबाद में किसने? तो कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तब भी बताओगे लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह किए थे? तो तब बैरकपुर से। बैरकपुर छावनी कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तो तात्या टोपे थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ। 1857 के बरेली का विद्रोह, बरेली से विद्रोह ये बहुत फेमस है बरेली के विद्रोह वाला। तो आप क्या बताओगे? खान बहादुर खान जो है फेमस थे। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बने थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, चल नहीं रहा है। बने रहे साथियों। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई पहले प्रारंभ कहाँ पर हुई? तो बताओगे मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो अब मौलवी लियाकत अली थे। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। 1857 के संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ? तो बताओगे वाराणसी में है। चलते हैं। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया और पहले ही दिल्ली को भारतीयों ने अधिकृत किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। चलते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ पर? तो बताओ अवध में जो है सर्वाधिक संख्या थी। चलते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। चलते हैं। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। इन्होंने कहा कि कोई क्रांति नहीं थी, हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। ये जेम्स आउट्रम ने कहा था, फर्जी बात बोलते रहते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है स्वतंत्रता किया था। पहले जो है अंग्रेजों के अंडर में कोई भी छपती थी, पहले अंग्रेज अधिकारी उसको चेक करते थे, फिर छपने जाता था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन ने अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। रेलवे में सुधार के संदर्भ में इनको भारत बुलाया गया था। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे तो बताओगे सी राजगोपालाचारी क्या हुए थे? भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो वारेन हेस्टिंग्स पे जो है मुकदमा चलाया गया था। चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओगे लॉर्ड विलियम माउंटबेटन क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में हुई? तो आप क्या बताओगे? कैनिंग के काल में हुई थी। चलते हैं। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में भ्रमण करते हुए दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो की हुई थी। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन काल
ये तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कर्जन की जो है तुलना किससे किया? तो आप बताओगे औरंगजेब से किया था। चलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर? तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र बना हुआ है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में? तो नेपाल हेस्टिंग के काल में हुआ था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न जो है सेना नायक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया किसने? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल को कहा जाता है। चलते हैं, बस थोड़ा बचा हुआ है और बने रहिए। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओगे कर्जन जो है द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट के लेखक हैं। भारतीय समाचार पत्रों का कठोर नियंत्रण से मुक्त किया? तो बताओ चार्ल्स मेटकाफ ने जो है भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एटनबरो ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड फोर्स कहकर किसने पुकारा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के पुकारा था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रेडिंग क्या था? यहूदी वायसराय था और सभी ईसाई थे। राजकीय प्रवेश का अवसर पर बम फेंका था? दिल्ली पर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बम फेंका गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस जो था भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला व्यक्ति था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके दौरान हुआ? तो एम्हर्स्ट उस समय गवर्नर था। चलते हैं, अब ब्रिटिश समाज में आर्थिक प्रभाव क्या थे उसको देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है। बस वर्ष 1813 में प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति का भारत का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण की क्या हो गई? कमी हो गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था इसे। चलते हैं, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ दादा भाई नेहरू जी ने कहा था ब्रिटिश शासन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खोखला कर रही है। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है? घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1791 ईस्वी में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधि एवं दर्शन के अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत का कॉलेज की स्थापना हुई, तो जोनाथन डंकन ने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। चलते हैं, नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने पहली बार मूल श्री भगवत गीता का संस्कृत में अनुवाद किया था, तो बताओ चार्ल्स पिकरिंग ने जो है भगवत गीता का अनुवाद किया था। दुर्भिक्ष संहिता 1833 में निर्माण किया गया था, स्ट्रेटेजी आयोग ने किया था इसे। चलते हैं प्यारे साथियों, बहुत जल्दी खत्म हो रहा सेशन। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन थी? सोरा, कच्चा रेशम और चीन अफीम, ये सब चीज़ें निर्यात होती थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के उत्तरदायी कारण नहीं था, तो भारत की राजनीतिक विविधता जो है कारण नहीं था। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो बताओ सत्येंद्र नाथ बोस थे। तो प्यारे साथियों, आज का शानदार सेशन यही खत्म होता है, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।